और तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जयपुर से है, जहां देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, वहीं 4 व्यक्ति जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, हादसे के वक्त ऑडी कार में 4 लोग बैठे हुए थे। घटना के बाद 2 आरोपी फरार हो गए और 2 पकड़े गए, जिन्हें लोगों ने खूब पीटा। लोगों ने 2 आरोपियों की जमकर पिटाई की। हंगामे के बाद पुलिस ने हालात को संभाला है। पुलिस ने ऑडी कार को कब्जे में लिया है। चश्मदीदों के मुताबिक ऑडी कार ओवर स्पीड में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई। इसके बाद कार करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े दर्जन भर से ज्यादा ठेलों को टक्कर मारती चली गई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क किनारे खाने के ठेले के पास बैठे लोग इस गाड़ी की चपेट में आते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार कार की चपेट में करीब 16 लोग आए हैं। हादसे के बाद कार सवार 2 लोग तो मौके से फरार हो गए। 2 अन्य आरोपियों को मौके पर मौजूद भीड़ ने पकड़ा, उनकी पिटाई की। करीब एक ऑडी थी दिल्ली नंबर की, जो कि डिवाइडर से अनबैलेंस होकर काफी गति में थी। सड़क से उतर के और रोड साइड में एक ठेले के ऊपर कुछ लोग खाना खा रहे थे, उनकी टक्कर मार के और एक पेड़ से टकरा के गाड़ी रुक गई, जिस दौरान काफी लोग घायल हो गए थे, जिनको अलग अलग एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा गया था। तो अभी तक कुल 13 आदमी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती इलाज करवा रहे हैं। आइए आपको सीधा ले चलते हैं घटना स्थल पर, जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। वीरेंद्र, कैसे यह पूरा घटना हुआ और अब जो तमाम घायल हैं उनका अस्पताल में किस प्रकार से इलाज चल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चंदन, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है खरबास जो सर्किल है वहाँ पर मौजूद हूँ और आपको अगर तस्वीरें दिखाऊँ उस हादसे की, तो आप देखिए कि ये वही जगह है जहाँ पर जो है एक ओवर स्पीड ऑडी कार है वो आती है और यहाँ पर जो है बैठे हुए लोगों को जो है अपनी काल के ग्रास के अंदर ले जाती है। और आप देखिए कि ये जो चारों तरफ जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ जो है कांच बिखरे हुए हैं। जो यहाँ पर प्लास्टिक की जो चेयर लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो बाटी का एक जो कह सकते हैं कि ठेला है वो यहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ पर लगभग 16 के करीब जो लोग हैं वो बैठे हुए थे और सभी लोग जो है उस टक्कर की वजह से जो है घायल हो जाते हैं, और जबकि एक व्यक्ति की जो है मौके पर मौत हो जाती है। यहाँ पर जो ऑडी है, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सामने आप जो सर्किल देख रहे हैं, मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार उस खरबास सर्किल की भी तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ से जो है ये हादसा सबसे पहले जो है इस सर्किल के ऊपर जो है ऑडी कार है वो अपना उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद जो है बैलेंस खोने के बाद जो है यहाँ पर जो ठेला लगा हुआ था उस ठेले के ऊपर जो कह सकते हैं पेड़ है, उस पेड़ को भी टक्कर मारती है और यहाँ पे तमाम जो लोग बैठे हुए थे उनको भी जो है यहाँ पर टक्कर मारती है। और उसके बाद जो है टक्कर के बाद जो है लोग हैं वो घायल हो जाते हैं और कई जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा उनको जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाने का काम किया जाता है। आप देखिए तंदूर की हालत है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर डैमेज हो चुका है। यहाँ पर अगर ठेले की अगर आप तस्वीर देखेंगी तो ये भी उस जो कह सकते हैं घटना की गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो दूसरा ठेला है वो पूरी तरीके से पलट चुका है और ऑडी कार के जो कुछ पार। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस व्यक्ति की मौत हुई है इन 16 लोगों में, उसकी पहचान हो पाई है? कौन है वो, क्या करता था, वहां पर क्या कर रहा था उस वक्त? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर एक व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है वो रमेश बताया जा रहा है और वो भीलवाड़ा का बताया जा रहा है और वो इसी ठेले के ऊपर जो है यहाँ पर काम करता था। और आप देखिए कि जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ये उसी ऑडी कार के हैं जो यहाँ पर जो उस रात को देर रात को जो है टक्कर मारी थी उस गाड़ी के द्वारा, जिसकी वजह से जो है 16 लोग घायल हो जाते हैं और 4 जो गंभीर है उन्हें स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर जो है डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी के अंदर रखा गया है। जो अन्य जो घायल हैं उनको जयपुरिया अस्पताल है वहां पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। और देर रात जो एक्सीडेंट की सूचना मिलती है, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है चिकित्सा मंत्री को निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं कि जितने भी घायल हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ पर डॉक्टरों की विशेष टीम बनाकर जो है उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज है वो मुहैया करवाया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आप सड़क देख बिल्कुल, तो किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी
वीरेंद्र हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर हिमाचल से अदिति आपको बताएंगे। बता दें, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बड़ा बस हादसा हुआ है और हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। गहरी खाई में बस गिरी और इस वजह से हादसा हो गया। कई घायलों का इलाज जो है इस वक्त पास के अस्पताल में चल रहा है। सीएम सुक्खू ने इस हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। ये तस्वीरें भी उसी साइड से हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। गहरी खाई थी जहां पर एक जो बस है अनियंत्रित होकर गिर गई और इसमें कई लोग सवार थे, जिसके दौरान 12 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो बस अब यहाँ पर खाई में गिरी, यहाँ पर जो लोग घायल थे उन्हें निकाला गया और इस दौरान यहाँ पर जो है जांच भी हो रही है कि यहाँ पर और कोई कहीं दबा हुआ तो नहीं है। लेकिन बेहद ही भयानक सड़क हादसा जहाँ पर 14 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल भयावह ये तस्वीरें हैं और आपको वीडी शर्मा हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं, फोन लाइन पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। वीडी, ये जो हादसे की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना दर्दनाक ये हादसा है। 14 लोगों की मौत की खबर है। क्या कुछ जानकारी और इस खबर से जुड़ी सामने आ पाई है अब तक? देखिए, अभी भी चंदन में बताऊं आपको, इस घटना ये जो कल दोपहर बाद की घटना है, इस पर अभी भी जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है। शाम तक जब हमें सूचना मिली तो डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी मीडिया को कि 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अभी भी कोई 50 से ज्यादा लोग घायल है। अलग अलग अस्पतालों में, नाहन मेडिकल कॉलेज में है, शिमला कुछ रेफर किए गए हैं, सोलन में कुछ लोग हैं, एक इक्का दुक्का चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि राहत और बचाव कार्य डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसपी सिरमौर वहां पर घटनास्थल पर लगातार अभी है। और अभी सुबह सुबह मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है हिमाचल प्रदेश के और उद्योग मंत्री है, वो भी घटनास्थल के लिए क्या मृतकों की पहचान हो गई है? छोटा सा सवाल आपसे वीडियो एक और, उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बिल्कुल 14 लोग जो है उनकी पहचान की गई है। कुछ लोग जो है शिमला जिला से ताल्लुक रखते हैं, कुपवी क्षेत्र से, और कुछ सिरमौर जिला के एरिया से है। तो कुल मिलाकर 14 लोगों की अभी तक शिनाख्त हो चुकी है जिनकी मृत्यु हुई है और बाकी जो घायल है वो भी उनका उपचार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको अब अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपडेट भी देते हैं। चंदन बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी और मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये बड़ी खबर आ रही है। वीवीआईपी के नाम को लेकर सीबीआई की जांच होगी। आपको बता दें कि लगातार अंकिता के मामले को लेकर उत्तराखंड में सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया। अदिति, तो बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने एक कदम अंकिता के माता पिता की मांग और बड़ी जनता में बनी सीबीआई जांच की अपीलों को ध्यान में रखकर किया है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमारे संवाददाता किशोर रावत इस खबर में हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। किशोर, बताइए आखिर ये इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम को लेकर सीबीआई की जांच की क्या बात है? देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड लगभग 3 साल पहले हुआ था। इस मामले में एक वंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता की अनैतिक कार्य यानी वीवीआईपी सर्विस देने के लिए उसने मना किया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। इसमें 3 आरोपी थे, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। उनको निचली अदालत ने, सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दे दी थी इस पूरे मामले में जब जांच चली। लेकिन तब भी एक सवाल चल रहा था कि किस वीवीआईपी के लिए अनैतिक कार्य करवाए जा रहे थे और वो वीवीआईपी कौन था।
लगातार लोग मांग करते रहे, लेकिन सजा होने के बाद ये भी मांग लगातार चलती रही। कोर्ट ने भी अपने एक डिसीजन में कहा कि किसी वीवीआईपी के लिए अनैतिक कार्य करवाया था। अब ऐसे में लगातार लोगों की इच्छा थी कि, और ये मांग भी थी कि ये आखिर वीवीआईपी कौन था। उसके बाद उर्मिला सनावर, एक जो लेडी थी, वो जो दावा कर रही थी कि वो बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी है, उसने एक ऑडियो वीडियो जारी किया जिसमें बात सामने आई कि वो वीवीआईपी बीजेपी का एक बड़ा लीडर था। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरीके से दबाव धामी सरकार पर नजर आ रहा था, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की खबर आपको अदिति अब बताएंगी। तो बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में अब कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ महिलाओं पर भी पत्थरबाजी के आरोप लगे हैं। बता दें, हिंसा में कुछ महिलाओं की पहचान हुई। आरोपियों पर पुलिस अब कड़ा एक्शन ले सकती है। बता दें, सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद 50 चेहरों की पहचान की गई थी जो इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे थे। उसमें अब कुछ महिलाएं भी हैं और अब इसको लेकर भी आगे गहन जांच हो रही है। अनुष्का हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। अनुष्का, इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सीसीटीवी फुटेज, उनके आधार पर आरोपियों की तलाश जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है? बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने जिस वक्त डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई थी उस वक्त बॉडी कैम जो है वो लगाया हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की पहचान जो है वो की गई है। 13 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में की जा चुकी है। 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ महिलाओं की भी पहचान की गई है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उस इलाके के रहने वाले नहीं है, बाहर से उस वक्त आए थे जिस वक्त डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रहा था। बहरहाल हमने देखा था कल जुम्मे की नमाज थी और हैवी सिक्योरिटी फोर्स के साथ हमने देखा किस तरीके से कल जुम्मे की जो नमाज है वो अदा की गई थी। 7 जनवरी को हमने देखा था जब डिमोलिशन ड्राइव एमसीडी की तरफ से चलाया जा रहा था, तब काफी ज्यादा पथराव जो है वो देखने को मिले थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 गिरफ्तारियां कर ली हैं और भी लोगों की जो पहचान है वो की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी, कुछ की पहचान हुई है और अब पुलिस उन पर एक्शन ले सकती है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट है। दिल्ली हिंसा मामले में बड़े खुलासे, गिरफ्त में एक और पत्थरबाज, अब तक 12 गिरफ्तारियां। हिंसा के पीछे कौन कौन, चुन चुन कर होगा हिसाब। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अब मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इमरान सुल्तानपुरी इलाका का रहने वाला है। गिरफ्तार लोगों में ये पहला ऐसा शख्स है जो तुर्कमान गेट इलाके का नहीं है। इससे पहले गिरफ्तार सभी लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं। सात दिसंबर की रात तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने हिंसा की थी, पुलिस पर पथराव किया था। अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान हुई है। पुलिस इन पर भी एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान की गई है। उन 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। 10 इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी भी भूमिका की जांच चल रही है। जामिया में रहने वाली एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा गया है कि वो जांच में शामिल हों।
पुलिस की धरपकड़ लगातार चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि जिन जिन लोगों के वीडियो सामने आए हैं उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और लगेगा कि वो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं तो उनकी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सोशल मीडिया निगरानी टीम ने एक वीडियो को देखने के बाद इस महिला को बुलाया था। कम से कम 10 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है जो अभियान के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। प्रसारित की जा रही सामग्री भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत थी, जिससे हिंसा भड़क गई और कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। फिलहाल सोशल मीडिया टीम सभी प्लेटफॉर्मों पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रसारित होने वाली सामग्री पर बारीकी से नजर रख रही है। अधिकारियों ने कहा है कि गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ऐसी सामग्री फैलाते हुए पाए जाएंगे उन्हें तलब किया जाएगा। अगर तुर्कमान गेट के मामले में अब तक की बड़े अपडेट की बात करें तो तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। सुल्तानपुरी के रहने वाले इमरान उर्फ राजू नाम के पत्थरबाज की भी गिरफ्तारी हुई है। इमरान 12वां शख्स है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से पूछताछ हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी चलती रही। इस पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लगाई गई है। तुर्कमान गेट के आसपास तीसरे दिन भी बाजार बंद रहेंगे। पुलिस ने एहतियातन बाजार को बंद रखने को कहा है ताकि भीड़ न जुट पाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद को अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है और लोग वहां इकट्ठा होने लगे, जबकि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस के शिकंजे में वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया और मामला हिंसा तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और नमस्ते इंडिया में आगे बढ़ते हुए ईरान से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं, जो अदिति आपको बताएंगी कि आखिर कैसे हालात हैं अदिति इस वक्त ईरान में। बता दें, ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन जो है तेज हो गया है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। खामेनेई शासन के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फोन से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। यहाँ पर फोन लाइंस काट दी गई हैं। कई इलाकों में हिंसा जो है भड़क रही है। खामेनेई मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें जो ईरान में इस वक्त स्थिति है, जहां हिंसक प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। खमेनेई के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर कैसे, जरा तस्वीरें आपको एक एक करके ईरान के तमाम प्रमुख बड़े शहरों की मैं आपको दिखाता हूं और देखिए क्या हाल है। ये पहली तस्वीर जो है आपके सामने ईरान के शहर हमदान की है। किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगहों पर आगजनी है, कई जगहों पर लोगों के विरोध की ये तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें ईरान के एक और बड़े शहर मशाद की आपके सामने अब हमने रखी है। मशाद में लोग किस तरीके से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर ईरान की जो सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता का अयातुल्लाह अली खमेनेई का विरोध कर रहे हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब जरा ये तेहरान की तस्वीरें देखिए। तेहरान में हुजूम है लोगों का, बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और इनकी मांग ये है कि जिस तरीके से जो खमेनेई सरकार है वो लगातार लोगों के हक को दबा रही है। देश में आर्थिक हालात लगातार जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, ऐसे में इसका समाधान हो और जो सरकार है वो इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले। और वहीं ईरान की जो सड़कें कभी इस्लामिक क्रांति का गवाह बनी, वही सड़कें अब शाह पहलवी के दौर की वापसी और खमेनेई के दौर के अंत के नारों से गूंज रही है। तेहरान से लेके मशहद और इस्फहान से लेके तबरीज तक इस वक्त ईरान का कोना कोना नागरिकों के गुस्से से उबल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान किसी युद्ध क्षेत्र जैसी नजर आ रही है। सड़कों पर आग और हवाओं में इंकलाब का शोर है। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से ईरान के सीने में दबा था। लोगों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी फूंक डाली। जनता का आक्रोश तेहरान से निकलकर 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में धधक रहा है।
हालात बेकाबू होते देख खामेनेई की हुकूमत ने खूनी रास्ता अख्तियार कर लिया। दावे के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा लोगों को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया। लेकिन लगता है कि खौफ का दौर खत्म हो चुका है। लोग सीना तान कर बंदूकों के सामने खड़े हैं। बेकाबू हालात के बीच ईरान ने एयर स्पेस और इंटरनेट बंद कर दिया। साथ ही मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा था। 28 दिसंबर से लगातार यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है और बताते हैं कि इस दौरान 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे को जलाया जा रहा है। इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल्स की इमारत फूंक दी गई। हालात इतने खराब हैं कि तेहरान एयरपोर्ट बंद तक करना पड़ गया। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई है। कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान में खाद्य पदार्थों पर महंगाई 70% को भी पार कर गई। 10 रियाल में मिलने वाला सामान 20 रियाल तक पहुंच गया। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत 14 लाख रियाल को पार कर गई। आरोप है बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरानी शहरों में प्रदर्शन शुरू हुआ। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खामेनेई की मौत के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ जगह क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन भी किया जा रहा है। फिलहाल खामेनेई इन प्रदर्शनों को ट्रंप नेतन्याहू की साजिश बता रहे हैं। हमदान और मशहद से कैसे इन तीनों ही बड़े शहरों में आपको बता दें कि लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और क्या ये ईरान की क्रांति 2.0 है? अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त ईरान में पनपती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में खामेनेई का विरोध जो है वो अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। वहीं ईरान में प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खामेनेई राज्य के प्रतीकों को भी मिट्टी में मिलाते नजर आ रहे हैं। ईरान के शहरों में जो कुछ हो रहा है वो अब महज विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आर पार की जंग बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान की जनता अब डर की जंजीरें तोड़ चुकी है। कल तक जिस झंडे को लोग सलाम करते थे, आज इस्लामी हुकूमत के उसी परचम को सरेआम फाड़ा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है। लेकिन गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, राख के ढेर के बीच से ईरान का पुराना गौरव एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारी 1979 से पहले वाला राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहे हैं। जनता का गुस्सा यही नहीं थमा। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे, आज प्रदर्शनकारियों ने सबके सामने उनके पोस्टर को जला डाला। तेहरान की सड़कों पर जनता का गुस्सा एक सुरक्षा कर्मी पर उतरा। दावा है कि लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ईरान में खून से लथपथ इस महिला की आवाज हर जगह गूंज रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं 47 साल पहले ही मर गई थी। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो बड़े तूफान का इशारा है। कहीं ईरान के इतिहास का पन्ना पलटने वाला तो नहीं है। वहीं ईरान में पिछले 13 दिनों से सरकार के खिलाफ बगावत का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ईरान के तमाम प्रमुख शहरों में आगजनी लगातार हो रही है। लोग खामेनेई के खिलाफ विद्रोह छेड़े हुए हैं। मतलब ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ सुलग रही चिंगारी अब आग बन चुकी है। ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हालात किस कदर बेकाबू हैं, वो इन तस्वीरों से आप भली भांति समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से स्थिति जो है वो इस वक्त ईरान में नजर आ रही है। और लगातार एक तरफ खामेनेई कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, दूसरी तरफ वो इस पूरी परिस्थिति के लिए ट्रंप और नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इस बीच ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई आमने सामने हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और खामेनेई आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों पे हिंसा तो हो ही रही है। अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कहा कि एक्शन लेंगे, ईरान को झटका लगेगा। ट्रंप की चेतावनी पर खामेनेई का पलटवार भी सामने आया। खामेनेई ने कहा इजरायल अमेरिका साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से सने हैं।
ट्रंप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे। खamenei जब इस बात का जिक्र करते हैं तो वो साफ तौर पर निशाना साधते नजर आते हैं ट्रंप पर, और उनके निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू भी है। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ खamenei का विरोध है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर बगावत की शुरुआत को लेकर किस तरीके से सड़कों पर लोग उतरे हैं और वो एक बार फिर से क्राउन प्रिंस की वापसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं उस बात की गवाही दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित प्रिंस जो हैं वो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन भी देते नजर आ रहे हैं। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1970 के दशक में भी ईरान में एक ऐसा ही विद्रोह हुआ था और तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे। 1969 की ईरानी क्रांति में उन्होंने देश को छोड़कर भागने का फैसला किया क्योंकि परिस्थिति उस समय ऐसी हो गई, और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खamenei सुप्रीम लीडर बने। खamenei ने अपने शागिर्द खamenei को उत्तराधिकारी बनाया। 1989 में खamenei की मौत के बाद खamenei सुप्रीम लीडर बने। आयतुल्लाह अली खamenei 37 साल से गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब शाह रजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है और इसे भड़काने के पीछे शाह रजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। उनके पिता ने भी ईरान छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। रेजा पहलवी खुलेआम अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पहलवी का आह्वान है कि कल रात बड़ी संख्या में सड़क जो है वो जनता से भरती हुई ईरान के तमाम बड़े शहरों में नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। अपने संबोधन में पहलवी ने कहा कि लोगों की आवाज न दबाई जाए। ट्रंप से अपील करते हुए भी नजर आते थे कि इंटरनेट और संचार सेवाओं को अमेरिका यहां शुरू कराए, और अब संभावना यह जताई जा रही है कि पहलवी ही इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट में लगे हैं, और अगर खamenei जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं, और पहलवी ईरान में लोकतंत्र के खुले विचारों के समर्थक माने जाते हैं। ये ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। मामला अब इस बात का नहीं रह गया कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे जहां भी हो सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। ईरान के बहादुर लोगों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। और ईरान के प्रदर्शन की खबर के बाद अब आपको बता दें पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक बार फिर रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बदिन जिले के पिरुलशारी गांव में एक प्रभावशाली शख्स ने हिंदू मजदूर के साथ कोहली के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कैलाश कोहली इनका नाम है, जिसके सीने में गोली मारी और उसकी हत्या हुई है। इस घटना में हिंदू समुदायों में आक्रोश है और जानकारी के मुताबिक कैलाश कोहली जमींदार के यहाँ मजदूरी किया करता था। आपको बता दें कि ये जो मामला सामने आया है जिसमें एक हिंदू मजदूर की हत्या कर दी गई है, कैलाश कोहली के सीने में गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और इस घटना में
हिंदू समुदाय जो है वो आक्रोशित है। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये खबर इस बात को बताने के लिए काफी है। जो जानकारी अब तक सामने आ पाई है उसके मुताबिक कैलाश कोहली जमींदार के यहाँ मजदूरी किया करते थे और वहीं रहने के लिए खेत में झुग्गी बना रखी थी, जिसके बाद जमींदार को उनकी ये बात जो है नागवारा गुजरी और उनकी हत्या कर दी गई। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये इस खबर से आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए वापस भारत की तरफ लौटते हैं और जिक्र लखनऊ से आ रही एक खबर का करते हैं, जहां केजीएमयू कांड की आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी है डॉक्टर। विशाखा कमेटी की जांच में ये दोषी पाया गया है। 16 दिनों से डॉक्टर रमीज फरार था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बता दें, धर्मांतरण और यौन शोषण का ये डॉक्टर आरोपी था, कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी अब पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है और अब अपनी हिरासत में ले लिया है। सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं रणवीर, बताइए कि आखिर किस तरह से पुलिस ने इसे धर दबोचा। देखिए, डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ये 16 दिन से लापता था। कल पुलिस ने लगातार सर्विलांस लगा रखा था, अपना एक मुखबिर लगा रखा था और पता ये चला कि जिस किराए के घर में ये रहता था वहाँ कुछ सामान लेने आया है और इसकी मंशा ये है कि ये कोर्ट जाकर के सरेंडर करेगा। पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि अपने किराए वाले घर में आया हुआ है कुछ सामान निकालने के लिए, तभी वहाँ पुलिस ने दबिश दी और दबिश दे करके डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार करके जाके कोर्ट में पेश किया है। तो बड़ी गिरफ्तारी है क्योंकि ये कई दिन से फरार था और विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी कल आई जिसमें इसे दोषी करार दिया गया है। तो एक तरफ यौन शोषण का आरोप और दूसरी तरफ धर्मांतरण कराने का आरोप, ये दो बड़े आरोप थे और इस बीच में इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस अपनी कस्टडी में लेके संभव है। रणवीर, क्या इस गिरफ्तारी से उस पूरे नेक्सस के भांडाफोड़ होने की भी शुरुआत होगी, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि एक बड़ा रैकेट है जिसका रमीज एक मोहरा भर है? देखिए, ये पूछताछ में पता चलेगा कि क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, जैसे झांगुर जैसा कोई गैंग था जिस गैंग में जुड़ करके ये लोगों को हिप्नोटाइज एक तरह से कर रहा था और धर्मांतरण करा रहा था, या ये इंडिविजुअल केस का मामला था। क्योंकि आरोप ये है कि डॉक्टर रमीज शादीशुदा था, उसने केजीएमयू में एक गर्लफ्रेंड बनाई ये बिना बताए कि वो शादीशुदा है। उसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए और जब लड़की ने शादी करने को कहा तो रमीज ने पहले शादी से इनकार किया और फिर कहा कि अगर शादी करना है तो आपको धर्मांतरण करना होगा। और धर्मांतरण की जब बात आई तो दोनों में विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद ये मामला पहले केजीएमयू के पास पहुंचा, उसके बाद फिर पुलिस के पास पहुंचा। तो पहला आरोप ये कि शादीशुदा होने के बाद भी बिना लड़की को बताए दूसरी लड़की से संबंध रखा, उसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए यानी और यौन उत्पीड़न किया और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। तो 3 बड़े आरोप थे और इन आरोपों बिल्कुल। तो पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। खबर अब उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी से, जहां अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, पुलिस ने जांच में बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे पता चला है कि चोरी कितनी प्लानिंग के साथ की गई थी। वाराणसी में सोने के जेवरों और गहनों से लदा ये पूरा बोर्ड एक सोची समझी साजिश का कारनामा है। पुलिस को थोड़ा समय लगा, लेकिन पूरी वारदात आईने की तरह साफ हो गई। इसी साल दशाश्वमेध थाना इलाके में एक सोनार के यहाँ चोरी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये वाराणसी में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। तारक से इन्होंने एक चाबी लिया और तारक ये चाबी का एक डुप्लीकेट बनाया और जिस दिन घटना हुई थी और तारक और ये 4 लोग मिलके 5 लोग मिलके डाइवर्ट करने के उद्देश्य से अंदर की शीशा वगैरह तोड़ के ये दिखाते हैं कि ये अंदर किसी ने फोर्सफुली एंट्री करके चोरी की है। वैसे तो ये वारदात इसी साल जनवरी में हुई, लेकिन इसकी योजना 6 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। घर के ही केयर टेकर ने इस पूरे मामले में विभीषण की भूमिका निभाई। पूरे मामले में 5 आरोपी भी पुलिस हत्थे चढ़े हैं। इस बड़े खुलासे के बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम को 1 लाख रुपए इस इनाम की घोषणा की है।
अमृतसर में दिन दहाड़े हुए हमले का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा किया है। यहाँ फिरौती न देने पर एक सुनार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका वीडियो अब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक काली गाड़ी में सवार होकर आते हैं और आते ही सड़क पर जा रहे एक बाइक सवार पर हमला कर देते हैं। टक्कर लगते ही बाइक सवार बुरी तरह सड़क पर गिर जाता है। हमलावर तेजधार हथियार लेकर पीड़ित के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। जैसा कि तस्वीरों से साफ है, इस हमले में मुख्तियार सिंह नाम का शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया और बदमाश 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। घायल हुए शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना अमृतसर के न्यू फ्लावर स्कूल के पास की है। इसके वीडियो में हमलावरों की बेखौफ हरकतें साफ नजर आ रही हैं। पीड़ित का कहना है कि 1 महीने से लगातार उन्हें फिरौती के लिए कॉल आ रहे थे। परिवार ने इंसाफ की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी बयान दिया जाएगा उसके अनुसार आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते इंडिया में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जहां महिला ऑटो चालक हत्याकांड में एनकाउंटर की जानकारी सामने आ रही है। मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया और उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बता दें, जो मामला था वो ये था कि एक महिला ऑटो चालक की मौत हो जाती है और अब इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि प्यार में धोखा मिलने पर महिला की हत्या हुई थी। सालगिरह के दिन महिला को गोली मार दी गई। 4 दिन से आरोपी जो है वो फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के दौरान वो घायल भी हुआ है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो है धोखाधड़ी की गई थी महिला के साथ और फिर उसी के जन्मदिन के वक्त उसकी हत्या कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में बनने लगे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वालों ने उन्हें 2.5 करोड़ की कीमत का एक विदेशी घोड़ा गिफ्ट कर दिया। क्या है इस घोड़े की खासियत, जरा देखिए। ये घोड़ा हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी और दिल्ली में रहने वाले रविंद्र पाल सिंह चौहान और उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान ने गोंडा पहुंचकर तोहफे में दिया, जो 3 दिन पहले ही लंदन से भारत पहुंचा था। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इनाम भी जीते हैं। मंच पर ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि चौहान दंपत्ति के पास ऐसे 30 घोड़े हैं, जिनकी सेवा खुद अनीता चौहान करती हैं। पूर्व सांसद ने लोगों को इनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दी। इनसे प्रेरणा लो। घोड़ा तो नहीं पाल सकते, लेकिन गाय जरूर पाल सकती हो। दरअसल ब्रजभूषण ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1 से 8 जनवरी तक राष्ट्र कथा का आयोजन कराया था। कुछ दिन पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह को नए साल के मौके पर पंजाब से करीब 1.5 करोड़ की कीमत का घोड़ा गिफ्ट में मिला था। उत्तर प्रदेश के ही मेरठ से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कपसाट कांड से जुड़ी एक खबर है। महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बीजेपी के नेता संगीत सोम के समझाने बुझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है। 10 लाख के मुआवजे का चेक भी परिवार को दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें, 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया और इसी के बाद समझाने बुझाने के बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संगीत सोम के समझाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ है और 10 लाख के मुआवजे का चेक समझाने के दौरान यहां पर दिया गया। 48 घंटे में अब आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा जो है परिवार वालों को दिया गया है। तो बता दें, संगीत सोम ने परिवार को समझाया और इसी के चलते यहां पर महिला का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें भी सामने हैं आपके अंतिम संस्कार की। जब परिवार को बताया गया कि यही ठीक है, तो परिवार ने भी सही माना और अंतिम संस्कार के लिए राजी भरी। खबर मेरठ से, जहां दबंगों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि मां सुनीता की हत्या कर बेटी का सरेआम अपहरण करके ले गए। इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे डाली है। दबंग जिस वक्त दलित बेटी का हाथ पकड़कर खींच रहे थे, तो मां अपनी बेटी को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गई।
लेकिन मां को बेरहमी से बदमाशों ने मार डाला और बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। दलित मां की बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद बेटी का अपहरण। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर किया प्रदर्शन। मेरठ के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? एक बेटी को कुछ दबंगों ने हाथ पकड़कर खींचा। उसे जबरदस्ती सरेआम अपहरण करके ले जाने की कोशिश हुई। एक बेटी के साथ ऐसा हो और मां खड़ी खड़ी देखती रहे, ये नामुमकिन है। मां ने दबंगों के सामने हिम्मत जुटाई और उनसे भिड़ बैठी, लेकिन अंत में एक मां हार गई। बदमाश मां पर भारी पड़ गए। उनके चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दबंग बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। ये पूरी घटना तब हुई जब बेटी अपनी मां के साथ जंगल में चारा लेने जा रही थी। मृतक के बेटे ने पूरी वारदात के बारे में बताया। वो दलित समाज से आते हैं और उनका कहना है कि अपहरण करने वाले बदमाश राजपूत हैं, यानी ये मामला जाति से भी जुड़ा है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। उधर जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि महिला और उसका परिवार दलित समाज से था। तो खुद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा मौके वारदात पर पहुंच गए। आखिरकार काफी देर बातचीत चली और अधिकारियों को 84 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। तब जाकर शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। इस बीच इस मामले में राजनीति भी गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली। फिलहाल बेटी की तलाश की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचने के लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। उम्मीद है जल्द उनको पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वह इस पूरे प्रकरण के बाद अब समाजवादी पार्टी हमलावर है राज्य सरकार पर, और महिला हत्याकांड की सपा विधायक ने निंदा भी की है और इस मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। पूछा जा रहा है राज्य सरकार से कि भला इस पूरे मामले में अब तक बुलडोजर कहां है। सरकार तो हमेशा ये कहती है लॉ एंड ऑर्डर में कि भाई ये हालांकि बुलडोजर में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने तो पूर्व में भी, चाहे वो किसी के घर पर भी चला, तो बुलडोजर की कार्रवाई को भी सही नहीं माना। लेकिन जब आपने एक जगह कार्रवाई कर रखी हो तो दूसरे लोग तो मांग करेंगे ना। तो अभी यही मांग कर रहे हैं। तो सब लोग मांग करते हैं। आप बताओ कैसे आदमी, जैसे आपने कोई बड़ी कार्रवाई कहीं पे कर दी, तो बड़ी कार्रवाई कर दी तो जिसके साथ उसी तरह घटना घटेगी तो वो भी तो यही कहेगा कि ये काम कर दो। और अब आगे बढ़ते हुए चोरी ऊपर से सीना चोरी की कहावत को चरितार्थ करती खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के जोधपुर से खबर सामने आई है। यहां बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। मामला इतना बिगड़ गया कि अधिकारियों को अपनी जान बचाकर कहां भागना पड़ा। पूरी खबर। ये तस्वीरें जोधपुर के झीपासनी गांव की हैं। बिजली विभाग को यहां बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। जैसे ही टीम ने बिजली मीटर और अवैध केबल को जब्त करना शुरू किया, गांव के लोग उग्र हो गए और देखते ही देखते विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि डिस्कॉम की टीम जब कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने लगी तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और धावा बोल दिया। गांव की महिलाओं ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। गांव में काफी देर तक हंगामा होता रहा। कुछ लोग बीच बचाव भी करते नजर आए। महिलाओं के हमले के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी और हमले की अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब बात सोमनाथ के 1000 साल आस्था शौर्य बेमिसाल की, जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर हैं और सोमनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके पश्चात सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य ड्रोन शो का आयोजन होना है, जिसमें वो साक्षी भी बनेंगे। इस पर्व की मुख्य विशेषता है कि मंदिर जो है उसके हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के प्रतीक पर इसको बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री आज खुद सोमनाथ पहुंचकर देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। तो बता दें ये आयोजन महमूद गजनवी के 1026 के हमले की 1000वीं वर्षगांठ और मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन चल रहा है, जो सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। हो रही है उसके अंदर हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गुजरात राज्य की भूपेंद्र भाई पटेल सरकार के बहुत बहुत आभारी है, जिसने हम सबको ये सुनहरा अवसर प्राप्त करवाया। हमें नाश्ता खाना सब अच्छी व्यवस्था की गई, सभी भक्तों को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने का मौका मिल रहा है और सोमनाथ मंदिर का जो महापर्व चल रहा है उसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। जो सूरत के भावी भक्त है वो आज स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत से सोमनाथ के लिए निकले हैं। आपने देखा है कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं में किस प्रकार का भक्ति का माहौल था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नारों के साथ और भक्तिमयी जाप के साथ लोग यहाँ से सोमनाथ के लिए रवाना हुए। सीधा आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त आपको अब नजर आएंगी तमाम तस्वीरें वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। मीनाक्षी जुड़ रही हैं, किस तरीके से वहां पर नजारा है। मीनाक्षी देखिए इस वक्त नजर आ गए आपको। मीनाक्षी ये तमाम मीनाक्षी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आज प्रधानमंत्री अदिति पहुंच रहे हैं सोमनाथ और एक भव्य कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो बता दें पूजा अर्चना, शौर्य यात्रा, ओमकार मंत्र जाप और एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है शामिल होने वाले हैं। ये आज आयोजन हमने आपको बताया महमूद गजनवी के 126 के हमले की 1026 के हमले की 1000वीं वर्षगांठ पर और मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर किया जा रहा है। मीनाक्षी से हमारा संपर्क एक बार फिर से बन गया है। मीनाक्षी से जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। प्रधानमंत्री यहाँ पर मीनाक्षी 3 दिन रहने वाले हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? देखिए अदिति, एक्चुअली यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत क्लैरिटी से सुन नहीं पाई आपको, लेकिन देखिए इस वक्त हम राजकोट पे अभी कुछ ही देर पहले लैंड हुए और राजकोट से अब सोमनाथ तक की हम यात्रा करने वाले हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात में पहुँचेंगे। और देखिए सोमनाथ स्वाभिमान दिवस के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान सप्ताह के रूप में जब इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है तो देखिए उद्देश्य इसके पीछे बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है। सोमनाथ जो शाश्वत है, सोमनाथ जो खत्म नहीं हो सका, तमाम उसे तोड़ने की कोशिशें हुई, उसके बाद भी वो शाश्वत सत्य की तरह वहां पर अजर अमर है। और इसी मैसेज को, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का ये संदेश है, उसके 1000 हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये बात कहती है कि इसमें सिर्फ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व नहीं है, इसके राजनीतिक संदेश भी जाएंगे। और इसीलिए जब गुजरात की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि जब आप पास्ट पर नजर डालते हैं, जब आप इतिहास के झरोखे से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय बीजेपी के टॉप लीडरशिप में भी शामिल नहीं थे, उस समय जब रथ यात्रा हुई तो यहाँ से उनका भी उदय हुआ था। और वहां से लेकर आज जब वो देश के प्रधानमंत्री और तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, तो प्रधानमंत्री की आज ये मौजूदगी कई मायनों में अहम होगी। हम भी उसी सफर पर आगे हैं। रात 8 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें ओंकार उच्चारण में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जो बाकी संत समाज वहां पर होगा उनके साथ। और कल जब इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो उस दौरान प्रतीकात्मक रूप से वो सभी लोग जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण में अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में अपना योगदान दिया है, चाहे श्रम से दिया हो, के भक्त रहे हैं और जो आस्था है प्रधानमंत्री की सोमनाथ से जुड़ी, वो समय समय पर प्रधानमंत्री प्रदर्शित करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब सोमनाथ से आगे बढ़ते हुए अब आपको माघ मेले की क्या कुछ तैयारियां हैं, अदिति जरा बताइए।
बता दें आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी खुद रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे प्रयागराज और संगम नोस पर पहले स्नान करेंगे और फिर गंगा पूजा करेंगे। बता दें जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्म उत्सव समारोह में भी आज मुख्यमंत्री योगी शामिल होने वाले हैं। तो संगम नोस पर पहले स्नान और उसके बाद गंगा पूजा और आज उसके बाद एक बैठक में सभी तैयारियों की समीक्षा भी आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे। माघ मेले की तमाम तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करके जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पश्चात सुबह 10:30 बजे जब वो पहुंचेंगे तो पहले वो संगम नोस पर गंगा स्नान करेंगे, गंगा पूजन करेंगे। इसके अतिरिक्त जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की 726वीं जन्म उत्सव समारोह में भी शामिल होने के लिए आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति के महत्वपूर्ण स्नान को लेकर प्रयागराज में क्या कुछ तैयारियां हैं। माघ मेले में बड़ी संख्या में देश ही नहीं विदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग मकर संक्रांति के स्नान के लिए प्रयागराज में पहुंचते हैं माघ मेले के अवसर पर। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद जो हैं वो तमाम आला अधिकारियों के साथ माघ मेले की शुरुआत के साथ ही जो हैं वो निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजय, मुख्यमंत्री 10:30 बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? किन किन महत्वपूर्ण जगहों पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? और बिल्कुल देखिए, लखनऊ से जब निकलेंगे तो सीधे परेड ग्राउंड जो मेला क्षेत्र है उसके नजदीकी तैयार किया गया, वहां पे पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखिए, बहुत बड़ा स्नान सनातन परंपरा का आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि कई करोड़ लोग स्नान करेंगे। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं और परेड ग्राउंड से निकल के सीधे पहले तो ग्राउंड पर जाएंगे, रियलिटी चेक करेंगे, फिर स्नान भी करेंगे संगम नोस पर जाकर और फिर अधिकारियों के संग बैठक करेंगे। साथ ही इस बैठक के अलावा सतुआ बाबा का जो कैंप है वहां पर जाएंगे, एक धार्मिक आयोजन वहां पर है उसमें भी भागीदारी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी संत हैं, नाथ परंपरा का एक बड़ा चेहरा है, सनातन परंपरा का एक बड़ा चेहरा है। सतुआ बाबा के कार्यक्रम में उस किरदार में दिखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इस बड़े आयोजन से, इस बड़े स्नान से पहले तैयारियों का जायजा लेना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। और मेला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मेला क्षेत्र में 5 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर मुआयना करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़कर दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध अब केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। प्रशासन ने इस संबंध में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को अपने आदेश से अवगत करा दिया है। तो नियमों के ऊपर सख्त कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन की ओर से दे दी गई है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो ऑनलाइन बिक्री हो। नॉनवेज पदार्थों की अब यहां पर मनाही है और इसी के लिए अब नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए आपको 5 वायरल वीडियोस दिखाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि एक 10 सीटर जीप में 50 से ज्यादा लोगों को ठूस कर बैठाया गया। ये जीप राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी से बागीदोरा की ओर जा रही थी, जिसमें क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां भरी थी। इस खतरनाक सफर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के किशनगंज में नेपाल से आए हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा दिया। स्थानीय किसानों का कहना है कि हाथियों के झुंड ने सैकड़ों बीघे सब्जियों की खेती को कुचलकर बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड से किसानों और ग्रामीणों में अब दहशत है। कड़ाके की सर्दी के बीच मां का अटूट प्यार देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शहीद कांस्टेबल की मां ने अपने बेटे की मूर्ति को कंबल उठाकर सर्दी से सुरक्षा दी। वीडियो में शहीद जवान की प्रतिमा कांच के बॉक्स में दिखाई दे रही है।
और विकासनगर कोतावली क्षेत्र के ठकरानी गांव में एक घर के भीतर मौजूद दो पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई। मामूली कहासुनी होने से शुरू हुआ विवाद कुछ ही पलों में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। झगड़े में शामिल लोग लाठी डंडों और कुर्सियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इसी दौरान एक युवक हाथ में तलवार लहराता हुआ भी नजर आया। बीकानेर में शुक्रवार को कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। फेस्टिवल के पहले दिन सुबह शहर की गलियों में हेरिटेज वॉक निकाली गई। वहीं दोपहर में मिस्टर बिकाना, मिस मरवाना और ढोल मारू प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। टॉप 5 वायरल वीडियोस के बाद अब आपको दिखाते हैं हादसे से जुड़ी हुई टॉप 5 खबरें। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू आउडी कार ने सड़क किनारे मौजूद 16 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसे के समय कार में ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट शुरू की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बस 400 मीटर खाई में गिर गई। बस सोलन से हरिपुर धार की ओर जा रही थी। बस में महिलाएं और बच्चे समेत 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस भीषण हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 35 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। झारखंड के गुमला में नवगई नदी पर बना पुल 1 साल भी टिक नहीं सका, ध्वस्त हो गया। ये 2 करोड़ की लागत से बना था। इसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि एक भारी वाहन के गुजरते ही पुल 2 हिस्सों में टूट गया। ये पुल विशेष प्रमंडल गुमला की ओर से बनवाया गया था, जिस पर अब काफी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के कोटा में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि रात की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच यहाँ की सड़कें यातायात के लिए खतरनाक हो गई है। ये फिसलन के चलते गाड़ियां यहाँ पर पलट रही हैं। 6 लोग यहाँ घायल हुए एक घटना में और सभी को मामूली चोटें आई। मनाली अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको क्राइम जगत से जुड़ी 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलर पर तलवारों से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 425 ग्राम सोना ले लिया गया ज्वेलर से। इसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सवार हमलावरों ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर हथियार लेकर पीड़ित के पीछे भागे। महिला सशक्तिकरण की खुलेआम धज्जियां उड़ाती एक शर्मनाक घटना सामने आई। बस्ती में चचेरे भाई के साथ जा रही 2 बहनों पर मंचलों ने फप्तियां कसी और विरोध करने पर दबंगों ने भाई पर हमला कर दिया। लात घूंसे, बांस के टुकड़ों से बेरहमी से पीटा। बहनें हाथ जोड़कर बचाने की गुहार लगाती रही। पूरे घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वाराणसी कमिश्नरेट के इतिहास में सोने की सबसे बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत के सोने की चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम के मुताबिक 6 महीने पहले साजिश रची गई थी और खुद शरीफ बनकर साथी से चोरी कराई गई। चोरी के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने लंगड़े होने का भी नाटक किया। बिहार के सहरसा जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात अचानक बेकाबू हो गए। प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते ग्रामीण उग्र हो गए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। बिहार के मुंगेर में सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शादी समारोह के दौरान शादी में शामिल होने आए युवक ने पिस्टल लेकर कई राउंड लगातार फायरिंग की। पुलिस ने इस आरोपी की पहचान कर लेने का दावा किया है और आश्वासन पुलिस की तरफ से यह दिया जा रहा है कि जल्द ही इसे गिरफ्तार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आईपैक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपैक केस में ईडी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की लीगल टीम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट में शुक्रवार को भारी हंगामे के चलते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले पर अब 14 जनवरी को सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी का रुख नजर आ रहा है, उसमें जानकारी सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपको बता दें कि आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल से अहम खबर, जहां पर आईपैक केस में ईडी अब
सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बता दें, लीगल टीम सभी कानूनी विकल्पों पर अभी विचार कर रही है और अंतिम फैसला जल्द इसके चलते लिया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में शुक्रवार को भारी हंगामा हुआ और इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी और अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। करीब 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कोलकाता में इसकी रणभेरी बज गई है। इसकी धमक दिल्ली तक पहुंच गई है। ममता इस पूरे मामले को लेकर जहां आईपैक पर कार्रवाई की गई ईडी के द्वारा, तो उन्होंने सारा मोर्चा जो है खोल दिया है और अब ये पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी भी खुद सड़क पर उतरी हैं और आरोप लगाया है कि ईडी छापे के बहाने बीजेपी उनकी चुनाव प्लानिंग वाले दस्तावेज पर कब्जा करना चाहती है। देखिए पूरी खबर क्या है। ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप जीतेंगे जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। बीजेपी जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रहेंगे। कोलकाता में टीएमसी आईटी सेल के मुखिया के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा तो पार्टी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक पर हुई छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतर गईं। কিন্তু ভ্যানিশ কুমার যদি ভোট ভ্যানিশ করে দেয় তাহলে বলবো না কেন? আপনি কি ম্যাজিশিয়ান? জনগণ ঠিক করলে কাকে ভোট দেবে? ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो? आप अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you say? अमित शाह, शर्म करो। आराम से चलो। आराम से चलो। आराम से चलो। इधर दिल्ली में शुक्रवार सुबह टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद टीएमसी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। और जो मिस्टर जैन है, उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे। और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। गुरुवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख हैं। आईपैक टीएमसी के
आईटी सेल की जिम्मेदारी भी संभालता है। तो आईपैक पर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा अब खटखटाया है। ईडी ने जो याचिका दाखिल की है उसकी एक कॉपी एनडीटीवी के पास है। आपको बताते हैं कि इस याचिका में क्या क्या है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके काम में हिंसक रूप में बाधा डाली है। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से उसके अधिकारियों के कब्जे से महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज तक छीन लिए। आरोप यह भी है कि ईडी के अधिकारियों को परिसर से बाहर निकलने से रोका गया और उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया। ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री और संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। ईडी का तर्क है कि जब राज्य की कार्यपालिका ही जांच में बाधा डालने लगे तो केवल एक स्वतंत्र एजेंसी ही निष्पक्ष जांच कर सकती है। यह मांग भी की गई है कि राज्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस और फाइलों को तुरंत ईडी को वापस सौंपा जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर देश के सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में अगर स्वयं अपनी इस तरह की हल्की हरकत करते तो मैं समझना अच्छा नहीं। मैं इस पर क्या बोल सकता, राज्य के मुख्यमंत्री के नाते से उनका ये कार्य कतई उचित नहीं मानता। देखिए, न्यायालय की अभी दायरे में आ गए सारे मुद्दे, तो उसमें मेरी तरफ से टिप्पणी करना तो सही नहीं होगी। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि बंगाल में ये एक चोर को बचाने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से उनको मैदान में उतारने पड़ी, ये पहली बार देख रहा हूँ। पिछले बार भी शारदा कांड में जब बंगाल के लाखों की तादाद में लोगों को धन लूटे गए थे, उस समय भी यहाँ के पुलिस वालों को बचाव करने के लिए यही ममता बनर्जी रास्ते में आंदोलन छेड़ी थी। आज भी वो आंदोलन कर रही है दूसरे एक चोर ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। इसके अंदर राज क्या है पता नहीं। बंगाल में बहुत काम करना जरूरी है और बंगाल में हमारा सरकार बनना चाहिए। हमारा टीम वहाँ बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार मौका मिल जाए, इसलिए हमें भी हमेशा ये महसूस होता है कि त्रिपुरा में काम होता है, असम में होता है, लेकिन बंगाल में नहीं होने का कारण हम बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उसका साथ हम फाइट नहीं कर पाता। अगर त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश एक ही जैसा सरकार होते हैं तो ये फाइट को बड़ा ताकत मिलेगा। तो चुनाव की आहट के साथ ही बंगाल का सियासी पारा कैसे बढ़ने लगा ये तो आपने जाना। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत कैसे हो रही है, जरा अदिति बताइए दर्शकों को। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने 6 जनवरी 2026 को एसआईआर की मसौदा सूची जारी होने के बाद घर घर जाकर जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए और सपा के पीडीए प्रहरी हटाए गए मतदाताओं को वापस लाने के लिए पुरानी सूचियों से मसौदा सूचियों का मिलान कर रहे हैं, खासकर 2022 की 114 सीटों पर जहां मुकाबला बहुत करीबी है। विवादों के बीच संभावित रूप से 2.89 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने के बाद कार्यकर्ता समय सीमा से पहले जल्द से जल्द दावा दाखिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं। और इन सब के बीच आपको खबर ये बता देते हैं कि आज अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें मुख्य मुद्दा ये एसआईआर रहने वाला है। इसमें अखिलेश जो है अपनी बात रखेंगे और लाजमी है कि निशाने पर उनके सरकार ही रहने वाली है। तो एसआईआर पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। ए.के. शर्मा का अखिलेश पे तीखा हमला सामने आया है। उन्होंने कहा है घुसपैठियों के सहारे सत्ता का ख्वाब देख रही है सपा। तो अब यहाँ पर सियासी संग्राम तेज होते होते आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बात अखिलेश यादव की, तो उनका बस चले तो देश के मूल नागरिकों का नाम कटवा करके बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, रोहिंग्यों का, उनको लगता है कि देश के नागरिक तो उनको नकार चुके हैं, उन लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके गठबंधन को, इंडी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को।
देश के नागरिक अगर रहेंगे मतदाता सूची में तो उनका नंबर कभी लगने वाला नहीं है। शायद जो घुसपैठिए हैं वो आ जाएंगे तो उनकी सरकार फिर से बनाने में उनको मदद कर देंगे। इस आशय से अखिलेश यादव जी चिंतित हैं। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक मतदाता सूची में होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के इन तमाम बयानबाजियों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। श्री अखिलेश यादव जी बिहार में जब से विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं तब से वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उनके विधायक सब भाजपा में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। एसआईआर के बाद जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किस प्रकार से कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही पीडीए और बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव मोड में आ चुके हैं, जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले वृंदावन के कैलाश नगर पहुंची। यहाँ वार्ड नंबर 61 से बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता ने घर घर जाकर पूछा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। जिनका नाम नहीं है उन्हें तुरंत फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए जागरूक किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सक्रिय दिखे। उन्होंने लोगों के फॉर्म भरवाने के अलावा बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। ये जो वोटर कार्ड आप देख रहे हो, ये बिल्कुल इसी तरह के वोटर कार्ड पहले आते थे, इसको अवैध कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से इतने सारे वोट काटे गए मथुरा जनपद में, और मथुरा विधानसभा लेके समाजवादी लोग लगातार घर घर जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे पहले कई बार वोट दे चुके हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस बार न नाम आया और न ही बीएलओ घर पहुंचा। फिलहाल सभी पार्टियां मतदाताओं को जोड़ने में जुटी हैं, सियासी तौर पर इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। खबर अब अयोध्या से है, जहां भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने वोटरों की निगरानी शुरू कर दी है। सभी मंत्रियों, विधायकों, पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगभग 2,78 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। अकेले अयोध्या में 3 लाख से ज्यादा लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है। अब इस क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से बात करके पुष्टि की जा रही है किसका नाम वोटर लिस्ट में है और किसका नाम गायब है। सबको हम लोगों ने आज यहाँ पर बुलाया था, राम मंदिर का हम लोगों ने दर्शन किया और सबने मिल बैठकर यह संकल्प लिया है कि हम लोग ये जो जिनके नाम छूटे हैं, जो नाम डुप्लीकेट हो गए हैं या जो भी हैं, कोई भी वैध मतदाता सूची से छूटने नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठकर यह संकल्प लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें पूर्व मंत्री नारायण पांडे भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वोटरों का नाम लिस्ट से कट गया है। जाहिर है विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि घर घर जाकर छूटे हुए वोटरों की तलाश की जाए, ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर सियासत सामने आई है। बीएमसी चुनाव के बीच सपा विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। एसपी विधायक अबू आजमी ने बयान दिया है, कहा है मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगना चाहिए, जब सत्ता में आएंगे लाउडस्पीकर लगाएंगे। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सियासत तेज, ये बयान आना कि लाउडस्पीकर मस्जिदों में होना चाहिए, एक बड़ी बात। सुनाते हैं आपको क्या कहा। लाउडस्पीकर लगना चाहिए। अच्छा, लाउडस्पीकर के बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो कम कर देंगे, लेकिन इतनी आवाज़ होना चाहिए कि उनके पड़ोसियों तक उसकी आवाज़ जावे। हमारी मांग है, आज भी हम मांग कर रहे हैं, और जिस दिन हमको सत्ता में हमको मिल जाए, हमारे पे पावर आ जाएगी, हम लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएंगे। लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इन सबके बीच बीएमसी चुनाव से पहले परिवार भी मिलते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी से बोले हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। परिवार में कोई मतभेद नहीं है, महायुति के कार्यकर्ता एकजुट हैं। साथ ही बेटे पार्थ पवार पर तमाम आरोप जो लगते हुए नजर आए हैं, उन सबको उन्होंने बेबुनियाद बता दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्थ ने ना तो कोई जमीन खरीदी और ना ही कोई पैसे दिए, और अब इस पर अजीत पवार ने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। क्योंकि देश के ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है। जो आपके मनमुटाव थे, चूंकि आपने पिंपरी चिंचवड में कहा भी, अभी जो हुआ सो हो गया। नहीं, क्या हुआ इस चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता जो है, कैंडिडेट जो होना चाहते थे, उन्होंने
हमें भी बताया, उनको भी बताया, और अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए, और वो जीतने के लिए अगर बंटवारा न होते हुए दोनों साइड के वोट अगर मिल गए तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ठीक आने की संभावना रहती है। तो अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि परिवार में अब कोई मतभेद नहीं है, और इसी के चलते अब उन्होंने पार्थ पवार के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में भी कहा कि ये सब बेबुनियाद है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीएमसी चुनाव जो है आने वाले हैं, और इसी को लेकर अब सियासत तो तेज है ही। अजीत पवार जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि परिवार जो है साथ है, अब इनमें कोई मतभेद नहीं, और महायुति के कार्यकर्ता अब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्थ पवार पर जो इल्जाम लगाए गए थे उन्होंने कहा वो भी बेबुनियाद है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। बता दें, ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ अब जन प्रदर्शन तेज हो गया है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई शासन के खिलाफ अब जन आक्रोश भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कई इलाकों में हिंसा भड़क गई है। खमनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें, जिनके हाथों में ईरान के झंडे, और किस तरीके से खमनेई का विरोध कर रहे हैं। देश में भारी अशांति की स्थिति है, और किस तरीके से ईरान में इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में 62 लोगों की मौत की खबर है। तो जो प्रदर्शन शुरू हुआ था महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, अब वो तख्ता पलट के लिए और तेज हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि इस वक्त ईरान में चल क्या रहा है। देखिए तस्वीरें, जहां पर लगा जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई। इंटरनेट सेवाएं बंद इसलिए कर दी गई ताकि ये प्रदर्शन जो है इस तरह इसकी जानकारी जो है बाहर नहीं जाए, और इसकी वजह से फोन भी काट दिए गए। और अब ये तस्वीरें बेहद डराने वाली, जहां पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए तेहरान से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन में ढेरों लोग नजर आए। और आप देखिए कि यहाँ पर इतनी सी भी जगह नहीं है कि बीच में कोई घुस पाए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की मात्रा में लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर पहले शुरू हुआ कि यहाँ पर आर्थिक तंगी थी। ईरान में जो है यहाँ पर रियाल मुद्रा जो है वो बेहद गिरी हुई थी, और अब प्रदर्शन बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ साफ लोग कह रहे हैं कि अब खामनेई को हटाया जाए। ईरान की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन शुरू हुआ 28 दिसंबर को, जहां पर कुछ ही प्रदर्शनकारी एक बार सड़कों पर आए थे, लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन तेज होता गया और ये आक्रोश लोगों में बढ़ता गया। और अब तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कितना तेज है, यहाँ पर लोगों में नाराजगी कितनी ज्यादा है। कई बिल्डिंग्स को यहाँ पर जलाया गया है, और यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हुई है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सुरक्षा बल किस तरह से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात है कि सिर्फ खराब हो रहे हैं, काबू में आ ही नहीं रहे। तो ईरान में विद्रोह की आग अब बेहद तेज, और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें ईरान के कई शहरों से सामने आई, जहां पर भारी तख्ता पलट के लिए अब प्रदर्शन हो रहा है। ये 10 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, और इन 10 तस्वीरों के जरिए ईरान में विद्रोह की उस कहानी को समझिए, जिसमें अयातुल्लाह अली खमनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से भड़क उठा है। तमाम ईरान के प्रांतों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर न केवल उतरे हैं, बल्कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आर्थिक हालात तेहरान, हमदान, मशहद समेत तमाम बड़े शहरों में इस तरीके से स्थिति है, ऐसे में अब तक के प्रदर्शन में 62 लोगों की मौत की खबर है। खमनेई कह रहे हैं कि इन सब के पीछे हाथ ट्रंप का है, नेतन्याहू का है, और कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ वही अश्र होगा जो तानाशाह के साथ होता है। ट्रंप दूसरी तरफ से जवाब देते नजर आते हैं कि दर्द
जहां होगा हम वहीं आपको चोट देंगे। आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, जिस तरीके की तस्वीरें ईरान से लगातार बीते 4 से 5 दिनों से निकलकर सामने आ रही है, क्या ये इशारा है कि ईरान की जो क्रांति है उसके 2.0 का समय आ चुका है? एक नई आंधी है, एक नई क्रांति है तेहरान में, और ये सिर्फ तेहरान में नहीं, चाहे वो शिराज हो, तेहरान हो, इस्फहान हो, अलग अलग ऐसी जगहें हैं पूरे ईरान में जहां सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हैं आज़ादी के लिए, एक नए ईरान को बनाने के लिए। लेकिन क्या ये क्रांति आएगी? क्या जो आयतुल्लाह खमेनी हैं उनकी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल होगी? ये देखना लाजमी होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि IRGC के जो फोर्स हैं और साथ ही बसीज फोर्सेस हैं ईरान के, वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में जो है खमेनी की उनकी खुद की आर्मी है, और खुद का पूरा एक जो है वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बना रखी है कि अभी वो बहुत ज़्यादा कड़े कदम नहीं ले रहे, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 62 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि इंटरनेट को भी पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। हो सकता है इलॉन मस्क का स्टारलिंक वहाँ पर ईरान में चले, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी इन प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो रही हैं, आंदोलन में। कई इमारतों को जला दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप का भी एक इशारा है कि अगर ये हत्याएं चलती रहीं और खमेनी जो है अपने जो है अत्याचार बंद नहीं करते, तो अमेरिका को जो है घुसना पड़ेगा और इजराइल भी उनकी मदद कर सकता है। तो एक नया युद्ध उसमें जारी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लगता कि कुछ दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। तो अगले कुछ दिन अहम होंगे कि ईरान में कैसी गतिविधियां तेज होती हैं आंदोलन की। खमेनी की हम बात कर रहे हैं, वो तो नहीं झुकेंगे, आपने कहा उनकी अपनी एक आर्मी है, लेकिन ट्रंप की धमकियों से क्या प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा? क्या प्रदर्शन और तेज होगा और खमेनी का आखिर अंत होगा? आदित्य, देखिए, अस्थिरता जो ईरान में चल रही है उसको तो एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी ईरान में हो रहा हो, जिसके तहत लोगों की नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, और सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। और अमेरिका ने बार बार करके दिखाया, चाहे पहले हमने इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा, अभी हमने वेनेजुएला में भी देखा, और साथ ही कोलंबिया को, मेक्सिको को, डेनमार्क को जिस तरीके की धमकियां ट्रंप दे रहे हैं, वहीं ईरान में जो है एक नई ऊर्जा लोगों में देखने को मिली है। वो एक सड़क का नाम ही उन्होंने ट्रंप के नाम पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर जो है उनको समर्थन करे और डेमोक्रेसी का वहां पर रेस्टोरेशन हो। लेकिन आसान जो है ये सफर नहीं होगा, इसको कई महीने और साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत जरूर है एक नई क्रांति की। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक साझा करने के लिए। ईरान की जो सड़कें कभी इस्लामिक क्रांति का गवाह बनी, वहीं सड़कें अब शाह पहलवी के दौर की वापसी और खमेनी के दौर के अंत के नारों से गूंज रही हैं। तेहरान से लेके मशहद और इस्फहान से लेके तबरीज तक इस वक्त ईरान का कोना कोना नागरिकों के गुस्से से उबल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान किसी युद्ध क्षेत्र जैसी नजर आ रही है। सड़कों पर आग और हवाओं में इंकलाब का शोर है। ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से ईरान के सीने में दबा था। लोगों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी फूंक डाली। जनता का आक्रोश तेहरान से निकलकर 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में धधक रहा है। हालात बेकाबू होते देख खमेनी की हुकूमत ने खूनी रास्ता अख्तियार कर लिया। दावे के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा लोगों को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया। लेकिन लगता है कि खौफ का दौर खत्म हो चुका है। लोग सीना तान कर बंदूकों के सामने खड़े हैं। बेकाबू हालात के बीच ईरान ने एयर स्पेस और इंटरनेट बंद कर दिया। साथ ही मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए जरा अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ईरान क्यों से लग रहा है। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। 62 लोगों के मारे जाने का दावा है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे को जलाया जा रहा है। इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत तक को फूंक दिया गया। हालात इतने खराब हैं कि तेहरान एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा है। ईरान में खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई 70% को पार कर गई है।
10 रियाल में मिलने वाला सामान 20 रियाल तक पहुंच गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत 14 लाख रियाल को पार कर गई थी। आरोप है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में ईरान की सरकार है और इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरान के शहरों में प्रदर्शन की शुरुआत होती है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खामनेई की मौत के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन होता दिखता है। फिलहाल खामनेई इन प्रदर्शनों को ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश बताते हुए थकते नहीं हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जहां आखिर किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो ईरान के अलग अलग शहरों में जारी है। ईरान में प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारे ही नहीं लगा रहे बल्कि खामनेई राज के प्रतीकों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के शहरों में जो कुछ हो रहा है वो महज विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आर पार की जंग अब बन चुकी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान की जनता अब डर की जंजीरें तोड़ चुकी है। कल तक जिस झंडे को लोग सलाम करते थे, आज इस्लामी हुकूमत के उसी परचम को सरेआम फाड़ा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है। लेकिन गौर कीजिए इन तस्वीरों पर, राख के ढेर के बीच से ईरान का पुराना गौरव एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारी 1979 से पहले वाला राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहे हैं। जनता का गुस्सा यही नहीं थमा। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे, आज प्रदर्शनकारियों ने सबके सामने उनके पोस्टर को जला डाला। तेहरान की सड़कों पर जनता का गुस्सा एक सुरक्षा कर्मी पर उतरा। दावा है कि लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ईरान में खून से लथपथ इस महिला की आवाज हर जगह गूंज रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मैं 47 साल पहले ही मर गई थी। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो बड़े तूफान का इशारा है। कहीं ईरान के इतिहास का पन्ना पलटने वाला तो नहीं है। ईरान में पिछले 13 दिनों से सरकार के खिलाफ बगावत का दौर जारी है। लोग खामनेई के खिलाफ विद्रोह छिड़े हुए हैं। मतलब ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। विरोध प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा की ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ दमन के खिलाफ सुलग रही चिंगारी अब आग बन चुकी है। ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हालात बेकाबू हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है, फोन लाइंस काट दी गई हैं और अब प्रदर्शन तेज होता हुआ बिल्डिंग्स तक पहुंच गया है जहां पर आगजनी तक की जा रही है। और इसी बीच ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई आमने सामने हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और खामनेई आमने सामने आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा तो हमला करेंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने ऐसा भी कहा कि ऐसा एक्शन लेंगे कि ईरान को झटका लगेगा। ट्रंप की चेतावनी पर खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल और अमेरिका साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। ट्रंप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे। खामनेई जिक्र तो इस बात का करते हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी उनके मन में जरूर बनी होगी कि अमेरिका अगला क्या बड़ा कदम उठाता है। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगे। मतलब वहां पर बदलाव की बगावत अब शुरू हो गई है। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा है। ईरान में इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। 1970 के दशक में भी ईरान में ऐसा ही विद्रोह हुआ था। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे। 1979 की ईरानी क्रांति में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी ने अपने शागिर्द खामेनेई को उत्तराधिकारी बनाया।
1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर बने। अयातुल्ला अली खामेनेई 37 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब शाह रजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। इसे भड़काने के पीछे शाह रजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। उनके पिता ने भी ईरान छोड़कर अमेरिका में ही शरण ली थी। रजा पहलवी खुलेआम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफें करते हैं। पहलवी के आह्वान पर ही कल रात 8 बजे जनता सड़क पर उतरी थी। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करें। संबोधन में पहलवी ने यह भी कहा लोगों की आवाज दबाई ना जाए। ट्रंप से अपील करते हुए कहा था इंटरनेट संचार शुरू करवाएं और अमेरिका से संभावना जताई जा रही है कि पहलवी ही प्रदर्शन को अब लीड कर रहे हैं। तो दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन में ईरान में तख्तापलट में लगे हैं। अगर खामेनेई जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं। पहलवी ईरान में लोकतंत्र और खुले विचारों के समर्थक माने जाते हैं। ये ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। मामला अब इस बात का नहीं रह गया कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे जहां भी हो सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। ईरान के बहादुर लोगों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। ईरान से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की खबर आपको बताते हैं, जहां सिंध प्रांत एक बार फिर से रूह कपा देने वाली खबर यहां से सामने आई है। यहां बदिन जिले के पीरू लाशरी गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति ने एक हिंदू मजदूर कैलाश कोहली को गोली मारकर उसकी मौत की घाट उतार दिया है। इस घटना में हिंदू समुदायों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक कैलाश कोहली जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था, वहीं रहने के लिए खेत में उसने झुग्गी बना रखी थी, जिसकी बात जमींदार को नागवारा गुजरी और उसने मजदूर की हत्या कर दी। और इसी के विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने अब प्रदर्शन तेज कर दिया है और जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का नरसंहार बंद करो जैसे नारे यहाँ पर लगातार सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध में ये बवाल हुआ है, जहाँ पर खेत में झुग्गी बनाने वाले एक व्यक्ति कैलाश कोहली की हत्या कर दी गई और जमींदार को उसका वहां पर रहना नागवार गुजरा। उसने कोई बात कही जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया जबरन देह व्यापार को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। यहां दिल्ली से एक एनजीओ की रेस्क्यू टीम ने मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। क्या कुछ कार्रवाई में हासिल हुआ, जरा देखिए। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया से 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है। 2 घरों में छापेमारी के दौरान कुल 9 लोगों को बरामद किया गया, जिनमें 6 नाबालिग लड़कियां हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़कियों को बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से खरीद कर लाया गया था और कथित रिश्तेदार के घर पर रखा गया था। पूरी कार्रवाई सिटी एसपी के निर्देश पर की गई। पूरी जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 लोगों को बरामद किए हैं, उसमें से 6 लोग नाबालिग हैं और अभी अग्रतर कार्य किया जा रहा है। उन लोग के द्वारा आवेदन भी मिल चुका है, उसका ऊपर एफआईआर भी करेगा। जो संबंधित लोग जो ये चला रहे हैं तो उन लोगों को अरेस्ट करके उसमें आगे कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। पुलिस को देह व्यापार की खबर दिल्ली के एक एनजीओ और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एंटी ट्रैफिकिंग सेल से मिली थी, जहां रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। पंजाब के पठानकोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भिखारी ने इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की, जो खुद भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। उसने जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कंबलों का लंगर लगाया और करीब 500 कंबल जरूरतमंद लोगों को बांटे। पठानकोट में शुक्रवार को सड़क पर कंबल लेने वालों की अचानक भीड़ लग गई। कुछ लोग यहां पर आकर जरूरतमंद लोगों को कंबल बांट रहे थे। करीब 500 लोगों को कंबल भी बांट दिए गए। कड़कड़ाती ठंड में इस तरह का सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये काम जो कर रहा है
उसकी पूरी कहानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये काम उस शख्स है जो खुद भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। कोविड कॉल से ही राजू सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। उनके काम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। ये काम उन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है जो संपन्न होने के बावजूद गरीबों की मदद करने का जज्बा नहीं रखते।